AKTU के इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम सॉफ्ट स्किल्स के यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक सारी यूनिट्स मैक्सिमम कवरेज कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है सॉफ्ट स्किल के यूनिट 1 के वन शॉट में। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं जिसको कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस के पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यानी कि एक वर्ब होता है और ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि एक कंजंक्शन से ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि एंड, बट या फिर और, या फिर एक सेमीकोलन से, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि अलोन स्टैंड नहीं कर सकता, मतलब उसके मीनिंग को हम बिना उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर सिंपल सेंटेंसेस को सबसे पहले हम कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन जैसे कि एंड वगैरह का यूज़ करके या फिर कॉमा वगैरह का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे, जैसे कि सी रीड्स के साथ हम कुछ ऐड कर देंगे। ट्रांसफॉर्मिंग कंपाउंड सेंटेंसेस। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को एक सिंपल क्लॉज में कंबाइन कर देंगे, मतलब सिंगल क्लॉज बना देंगे। कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक डिपेंडेंट क्लॉज हम ऐड कर देंगे उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर, जैसे कि देख सकते हैं, सी लाइक्स आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ स्वीट एंड ही लाइक्स केक। अब हम ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिपेंडेंट क्लॉज को रिमूव कर देंगे और मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपना फोकस करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं, सी रीड्स को हम ओमिट कर देंगे, रीज़न को। कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में स्प्लिट करते हैं और उनको एक कंजंक्शन से ज्वाइन कर देते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो कि बिगनिंग में किसी रूट वर्ड को हम ऐड करते हैं जिससे कि उसके मीनिंग में चेंज आ जाता है, जैसे कि अन प्लस हैप्पी अनहैप्पी हो जाता है, या फिर री राइट, जहाँ पर कि राइट रूट वर्ड है और री हमने उसके साथ ऐड कर दिया है। फिर आता है सफिक्स क्या होता है, जिस तरीके से प्रीफिक्स को स्टार्ट में ऐड किया जाता है उसी तरीके से सफिक्स को एंड में ऐड किया जाता है, जैसे कि फुल अगर हम ऐड करें ज्वाई के साथ तो वो ज्वाईफुल बन जाएगा। अगर हम इंग के साथ, अगर जैसे ING के साथ अगर एक वर्ड को ऐड करें तो रनिंग बन जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं, और रनिंग का अलग मीनिंग होता है रन से। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा वर्ड जिनका कि मीनिंग क्या हो, सेम हो, जैसे कि हैप्पी एंड जॉयफुल, इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। इसी प्रकार से एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपोजिट मीनिंग होता है, जैसे डे एंड नाइट, हैप्पी एंड सैड, ये सारे वर्ड्स। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। होमोफोन्स को आप फोन से याद कर सकते हैं, ऐसे वर्ड जो कि दिखते सेम है लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जैसे कि पेयर एंड पियर देख सकते हैं हम, पेयर एंड पेयर बेसिकली उनको बोलते हैं। इस प्रकार से होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, सेम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है वो अलग होती है, जैसे बैट एक जो खेलने वाला होता है और दूसरा जो चमगादड़ होता है। अब हम देख लेते हैं न्यू वर्ड फॉर्मेशन को। सबसे पहले प्रीफिक्सेस, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो के अंदर बात कर ली है, उसी प्रकार से सफिक्सेस को भी यूज़ करके हम नए वर्ड्स को बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कंपाउंडिंग, जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हम दो एग्जिस्टिंग वर्ड्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमें एक न्यू वर्ड मिलता है, जैसे कि सन में फ्लावर को अगर ऐड करते हैं तो सनफ्लावर मिल जाता है। उसी प्रकार से ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट वर्ड्स के कुछ पार्ट को कंबाइन करके एक नए वर्ड की फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिस प्रकार से ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करें तो ब्रंच बन जाता है। सॉफ्ट स्किल के यूनिट 2 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक्टिव लिसनिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि हम केवल वर्ड्स को सुन करके हम स्पीकर के फीलिंग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और उनको थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं खुद के लिए, और ब्रेन को इस प्रकार से हम टोन करते हैं कि हम स्पीकर के साथ खुद को कनेक्ट कर सकें।
एक्टिव लिसनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग के अंदर 3 चीज़ें कवर करनी होती है। पहली होती है फोकस। फोकस का मतलब ये होता है कि हमें अपना पूरा अटेंशन स्पीकर को देना होता है ताकि हम स्पीकर के द्वारा कन्वे किए गए वर्ड्स को आसानी से समझ सकें, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम स्पीकर किस प्रकार से फील कर रहा है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उसके अनुसार अपने एक्सप्रेशंस को शो ऑफ करें। फीडबैक का सिंपल मतलब ये होता है कि स्पीकर के द्वारा दिए गए स्पीच को अकॉर्डिंगली हम आई कांटेक्ट से या फिर सिर को हिला करके ये एक्सप्रेस करें कि हम स्पीकर के वर्ड्स को समझ पा रहे हैं। ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर यानी अच्छे लिसनर की विशेषताएं। सबसे पहले उसे अटेंटिव होना चाहिए, यानी कि वो स्पीकर के कन्वे किए गए वर्ड्स को आसानी से समझ सके। एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि वो अपने फीलिंग्स को स्पीकर के साथ शेयर कर सके और स्पीकर के फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर सके। फिर उसे पेशेंट होना चाहिए, यानी कि उसे बिना किसी इंटरप्शन के स्पीकर के वर्ड्स को सुन रहा होना चाहिए। नॉन जजमेंटल होना चाहिए, यानी कि उसे बिना किसी क्विक जजमेंट्स या फिर बिना किसी इंटरोगेशंस के स्पीकर के वर्ड्स को सुन रहा होना चाहिए। कंपैरेटिवली उसको रिस्पॉन्सिव, क्यूरियस और ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी कि उसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। और क्यूरियस यानी कि उसे हर एक नए स्टेप के नए वर्ड्स, नए थॉट्स को जानने के लिए अटेंटिव होना चाहिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी कि उसे बिना किसी रिजल्ट को बनाए हुए डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अपने माइंड के अंदर इंटून करना चाहिए। अब हम कवर कर लेते हैं लिसनिंग मोड्स को। सबसे पहले आती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब हमने पहले ही कवर कर लिया है। इसका मतलब होता है कि स्पीकर के वर्ड्स को फुल अटेंशन के साथ सुनना और अकॉर्डिंगली अपने एक्सप्रेशंस को शो ऑफ करना। दूसरे नंबर पर आता है रिफ्लेक्टिव स्पीकर, यानी कि स्पीकर ने क्या बोला है उसके अनुसार उसको अपने रिफ्लेक्शंस देना और अपने कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई कर लेना, यानी कि अपने किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेना। तीसरे नंबर पर आती है क्रिटिकल लिसनिंग, जो ये एक्सप्लेन करती है कि हमें इवेल्युएट करना होता है और एनालाइज करना होता है इंफॉर्मेशन को जो भी स्पीकर द्वारा हमारे लिए कन्वे यानी दिया जा रहा है। फिर आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब स्पीकर किस प्रकार से फील कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली अपने एक्सप्रेशंस को स्पीकर के लिए शो करना एम्पैथेटिक लिसनिंग कहलाता है। लास्ट में आता है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग इनडायरेक्टली ये एक्सप्लेन करता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से ग्रैब करते हैं और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को या तो नोट्स के द्वारा ग्रैब कर सकते हैं या फिर समरीज बना करके ग्रैब कर सकते हैं, जैसे कि किसी लेक्चर को सुनना या फिर हाउ टू ट्यूटोरियल को सुनना, ताकि हम नए स्किल्स को लर्न कर सकें। अब आता है लिसनिंग एंड नोट मेकिंग। लिसनिंग एंड नोट मेकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम करते क्या है, सबसे पहले लिसन करते हैं, यानी कि क्या वर्ड्स हमारे लिए स्पीकर द्वारा बोले जा रहे हैं उनको हम फोकस के साथ लिसन करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं जैसे ही हम उसे सुनते हैं, ताकि स्पीकर के वर्ड्स को हम लंबे समय के लिए खुद के लिए नोट कर सकें और उस पर हम खुद को फॉलो अप कर सकें। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। बेसिकली लिसनिंग मोड और टाइप्स ऑफ लिसनिंग दोनों सेम होते हैं, लेकिन लिसनिंग मोड्स के अंदर क्या होता है कि हम क्या सुन रहे होते हैं और कैसे सुन रहे होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ लिसनिंग ये एक्सप्लेन करता है कि हम उन वर्ड्स को क्यों सुन रहे होते हैं। दोनों की सेम डेफिनेशन से लिखना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। अब हम कवर कर लेते हैं लिसनिंग टेक्निक्स विथ टेड टॉक, ऑडियो एंड स्क्रिप्ट रीडिंग। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि लिसन फर्स्ट, यानी कि हमें टेड टॉक के ऑडियो को प्ले करना होता है और उसे खुद के द्वारा लिसन करना होता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है रीड द स्क्रिप्ट। जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट या फिर कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प्स को रीड करके समझ सकते हैं कि आपने जो लिसन किया है वो किस टाइम पर स्पीकर ने एक्सप्लेन किया है। तीसरे नंबर पर आता है कंपेयर एंड कनेक्ट। कंपेयर एंड कनेक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है और जो ट्रांसक्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो रिटन और जो वॉइस है उसको हम बेसिकली कंबाइन करते हैं और कोशिश करते हैं ये समझने की कि क्या नए इन्फॉर्मेशन हम खुद के लिए ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं। नोट्स इसलिए लेते हैं ताकि हम इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक खुद के लिए ग्रैब करा सकें, और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्पीकर के गिवन वर्ड्स और स्क्रिप्ट को कंबाइन करके अपने लिए अच्छे इनसाइट्स को नोट करते हैं। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी कन्वे किया गया है उसको रिव्यू करते हैं और खुद के लिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका हम कैसे लगा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये रेफर करता है कि किस प्रकार से वर्ड्स को बोला जा रहा है, जो कि आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स इंक्लूडिंग वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, स्ट्रेस और इंटोनेशन, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसको कि हम बारी बारी से समझेंगे। स्ट्रेस बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हम सर्टेन सिलेबल्स को पूरे गिवन सेंटेंस के अंदर
फोर्स करते हैं ताकि हम उनके मीनिंग को मोर प्रिसाइजली क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें उन वर्ड के दौरान। इंटोनेशन क्या होता है कि राइज एंड फॉल ऑफ द पिच, जैसे कभी तेज बोलना कभी धीरे बोलना स्पीकिंग के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन बोला जाता है, जो कि बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हम वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं या फिर डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कन्वे कर सकते हैं। स्पीकिंग स्टाइल का सिंपल मतलब ये होता है कि अलग अलग लोग किस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार से बोलते हैं। हम अपने वॉइस को कैसे यूज करते हैं, रोने के टाइम कैसे बोलते हैं, हंसने के टाइम कैसे बोलते हैं, किन प्रकार के वर्ड्स को चूज कर सकते हैं और कैसे अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्टाइल, टोन, हम इमोशनल क्वालिटी किस प्रकार से स्पीक करते हैं। पेस होता है कि हम किस स्पेस पे बोलते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस होता है हमारे स्पीच का, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कॉरस्पॉन्डिंग लिसनर्स को। क्लैरिटी क्या होता है, हम किस प्रकार से आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब किस प्रकार से वर्ड्स को क्लियरली बोल पाते हैं। वोकैबुलरी मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट वर्ड्स के सेट जिसको कि हम यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन या फिर स्पीकिंग के दौरान। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होते हैं, ये नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं जिसके अंदर हम हेड हिला सकते हैं या फिर डिफरेंट हैंड जेस्चर्स कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है कि लेवल ऑफ पोलाइटनेस, मतलब स्पीच एंड होने पर हम किस प्रकार से एक्सप्रेशंस देते हैं या फिर स्पीच के बीच के दौरान किस प्रकार से डिफरेंट स्पीकर के और लिसनर के कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इन सारी चीज़ों को की एलिमेंट्स के अंदर हम समझते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग। कंटेंट बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हम किस तरह के फैक्ट्स को अपने स्पीच या फिर राइटिंग या फिर प्रेजेंटेशन के दौरान यूज़ करते हैं। जहाँ पर सीक्वेंसिंग क्या होता है, सीक्वेंसिंग ये एक्सप्लेन करता है कि हम किस ऑर्डर में अपने पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं या फिर डिलीवर करते हैं, उसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल के यूनिट 3 के क्विक शॉर्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस को देख सकते हैं। सबसे पहले आती है रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल क्या होती है, ये एक अप्रोच या फिर एक टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक्स या फिर कहीं भी दी गई होती हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने रीडिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम स्कैनिंग, स्कीमिंग और एजिमुलेशन एंड चर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है स्कीमिंग। स्कीमिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम एक क्विक ग्लैंस देते हैं जिसको हम आँख फेरना बोलते हैं। जहाँ पर स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या है कि मेन जो पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें ऊँट के बारे में यानी कैमल के बारे में पढ़ना है और कैमल के बारे में हमें ये समझना है कि वो पानी को मतलब किस तरीके से अपने हम्प के अंदर रखता है, तो उस पर्टिकुलर कैमल वाले पार्ट के अंदर जा कर के हम उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे। जबकि चर्निंग एंड एजिमुलेशन ये थोड़े डिलेड प्रोसेस होते हैं, यानी कि इनमें टाइम लगता है और हम ज़्यादा डिटेल किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से गेन कर सकते हैं। अब हम इफ़ेक्टिव राइटिंग टूल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिकली ऐसे मेथड या फिर प्रोसेस होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार के ऑडियंस को अपने कंटेंट को डिलीवर करना है उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एक्सपोजिशन। इंडक्टिव बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हमें हमारे पास जो भी स्पेसिफिक डिटेल या फैक्ट या एग्जाम्पल होते हैं, पहले हम उनको डिलीवर कर देते हैं और उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जबकि डिडक्टिव इसका एक अपोजिट होता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि पहले हम जनरल प्रिंसिपल या हाइपोथेसिस को देते हैं और उसके बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर डिटेल या कंक्लूजन्स देते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस या इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर सकें। तीसरे नंबर पर आ जाता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन ये एक्सप्लेन करता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से कि वो क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हो और फोकस किस चीज़ पे हो, उसका इन्फॉर्म करना ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक अच्छा कंक्लूजन बना सके। लीनियर मेथड ऑफ राइटिंग क्या होता है, इसके अंदर हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिसको कि स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर बोल सकते हैं, ताकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस की डिलीवर कर सकें। इंटरप्टेड क्या होता है, इसके अंदर हम एक सेंट्रल आइडिया या फिर नैरेटिव से शुरुआत करते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स हम सपोर्ट देते हैं बेसिकली, ताकि हम उस पर्टिकुलर फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकें और सपोर्ट कर सकें और तब जा कर के हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। स्पेशियल को हम स्पेस से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को जब डिलीवर करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स को उनके लोकेशन, उनके अरेंजमेंट से एक्सप्लेन करते हैं और ये एक बेहतर मेथड होता है कहानियाँ या फिर स्टोरीज को लिखने के लिए।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बेसिकली हम एक स्टोरी को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे राजा छोटा बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो एक दिन वो मर गया। मतलब पर्टिकुलरली हम करते क्या है कि हम अर्लीस्ट से लेकर के मोस्ट रिसेंट तक के इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। ये स्टोरी के लिए हो सकता है, या फिर किसी कंडीशन, या फिर किसी पर्टिकुलर अगर हम एक्सप्लेनेशन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को करना चाहें जो कि टाइम से रिलेटेड है, उसके लिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग को समझ लेते हैं। बेसिकली इन दोनों के अंदर हम करते क्या है कि लेटर बेसिकली किस लिए लिखा जाता है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर या फिर कंप्लेन कर सकें या फिर किसी कंपनी में अप्लाई कर सकें, उन सब चीज़ों के लिए हम लेटर को लिखते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मेट होता है जो कि दोनों ही केसेस में चल जाएगा। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना होता है जो कि टॉप राइट कॉर्नर में लिखा जाएगा, जिसमें कि हम फुल एड्रेस और डेट डालते हैं। और फिर आ जाता है रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको कि हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं बिलो योर एड्रेस, मतलब अपने एड्रेस के नीचे, और रेसिपिएंट का नेम और उसी प्रकार से टाइटल, कंपनी और एड्रेस लिखते हैं। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे डियर सर या फिर किसी पर्टिकुलर जिस आदमी को लिख रहे हैं उसको हम एक सैल्यूटेशन देते हैं, ताकि उसको हम प्रॉपर रिस्पेक्ट अपनी साइड से शो कर सकें। फिर आता है बॉडी। बॉडी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, मतलब अपने पर्पज को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने लेटर क्यों लिखा है। फिर डिटेल्स के अंदर हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं कि समराइज एंड स्टेट, यानी हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसके लिए हमने लेटर लिख रखा है उसको हम समराइज करते हैं। फिर आ जाता है क्लोजिंग ये एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर हम सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड, मतलब एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट का सेंस हम यहाँ पर शो करते हैं। और टॉपिक को जब एंड कर रहे होते हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कंप्लेन के लिए हम उनसे एक बेटर रिजल्ट की संभावना करेंगे। लास्ट में हम सिग्नेचर से एंड करते हैं। सिग्नेचर के अंदर बेसिकली हम अपना हैंड रिटन सिग्नेचर लिख सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम सपोर्ट के लिए अगर ऐड करना चाहें तो इसको यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट का लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको यूज़ करके आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और एजेंडा बेसिकली क्या होता है, ये एक मेथड होता है या फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होता है या आइटम, जिसको कि मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है, जिससे कि हमारा मीटिंग क्या हो, उसका फ्लो जो हो वो एक लीनियर यानी कि अच्छा फ्लो हो, और हर एक टॉपिक को हम आसानी से कवर कर सकें उस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान। फिर आता है नोटिस बेसिकली किस लिए लिखा जाता है, उसका एक सिंपल रीज़न ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट, पॉलिसी या फिर किसी इम्पोर्टेंट मैटर को स्पेसिफिक ऑडियंस, मतलब जैसे इवेंट है तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस को अगर हम टारगेट करना चाहें तो उनके लिए हम जिस चीज़ को लिखते हैं उसे नोटिस बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने लेटर के फॉर्मेट को समझा, उसी प्रकार से हम नोटिस के फॉर्मेट को भी समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखने के बाद डेट लिखते हैं, वही सेम चीज़ें हैं, बस इसके अंदर अलग थोड़ा सा फॉर्मेट होता है। फिर टाइटल या सब्जेक्ट लिखते हैं। टाइटल यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर थोड़े शब्दों में लिख के ये बताते हैं कि हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ नोटिस क्या है। फिर हम उस बॉडी के अंदर उस इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। फिर उस प्रकार से सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी या फिर सिग्नेचर या फिर जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिम्मा लिया है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, और लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये ऑप्शनल होता है, बेसिकली इसका यूज इसलिए किया जाता है कि उस इवेंट में अगर कोई स्पेसिफिक ऑडियंस पार्टिसिपेट करना चाहेगी तो इन नंबर का यूज़ करके या फिर इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को यूज़ करके वो अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कर सकती है। आपकी हेल्प के लिए एक सिंपल नोटिस यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप 2-3 बार लिख के आसानी से समझ सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर नोटिस आता है तो इसको यूज़ करके आसानी से लिख पाएंगे। देखो दोस्त, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि हम मीटिंग के दौरान किन किन चीज़ों को फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, डिसाइड करनी है। और माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग हमें पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान एक्शन आइटम्स या फिर की पॉइंट मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले या फिर डिसीजंस को ट्रैक करने में मदद करती हैं। जिस प्रकार से हमने लेटर और नोटिस के फॉर्मेट को समझा, उसी प्रकार से हम माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग को हम किस प्रकार से सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है, जिसके अंदर माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग सेंटर्ड एट टॉप, यानी टॉप पर मिडल में लिखना होता है। फिर आता है डेट एंड टाइम, यानी कि मीटिंग हमारी कब होने वाली है और कितने टाइम पर होने वाली है। फिर आता है लोकेशन के अंदर बेसिकली मीटिंग कहाँ हेल्ड होगी, इसको हम लिखते हैं। फिर आते हैं अटेंडीज़ मतलब कौन कौन से पीपल अटेंड करेंगे उस पर्टिकुलर मीटिंग को, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रिंसिपल एंड ऑल द अदर पीपल।
अटेंडीज़ के अंदर बेसिकली हम एक लिस्ट बनाते हैं। फिर आते हैं एजेंडा आइटम, यानी कि हमें यहाँ पर समरी ऑफ की पॉइंट्स एंड डिस्कशन फॉर ईच आइटम को लिखना होता है, यानी डिस्कशन, डिसीजंस क्या बनाए गए और एक्शन आइटम्स मतलब स्पेसिफिक टास्क उस पर्टिकुलर पीपल यानी अटेंडीज़ को क्या असाइन किया गया और डेडलाइन क्या बनाया गया। फिर आता है नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम डेट लिखते हैं, और लास्ट में सिग्नेचर, यानी उसी प्रकार से अथॉरिटी या फिर पर्सन जो कि माइन्यूट्स जिसने रिकॉर्ड किया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करते हैं या फिर उनके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर दोस्त एक सिंपल माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट दिया गया है, जिसको कि यूज़ करके हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि मीटिंग को किस प्रकार से कंटिन्यू करना होता है या फिर किस प्रकार से हम उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल के यूनिट 4 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने इन्फॉर्मेशन को स्पोकन वर्ड्स के द्वारा दे सकते हैं और ऑडियंस उसको लिसन कर सकती है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं: टॉकिंग, लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड फीडबैक। टॉकिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं। लिसनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम अपना अटेंशन पे करके अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं या फिर हम हेड को किस तरीके से नोट करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर जेस्चर। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक मतलब हम पर्टिकुलर रिस्पॉन्स अपना देते हैं या फिर मैसेज देते हैं, या तो कोई बोल रहा है उसको या तो कोई सुन रहा है उसको। अब हम ओरल कम्युनिकेशन के कुछ नुआंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले टोन होता है। टोन ये बताता है कि हमारा इमोशन या फिर एटीट्यूड क्या है बोलने के दौरान। पेस क्या होता है, हम कितनी तेज़ी से या कितने धीरे तरीके से हम वर्ड्स को स्पीक करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, हम कितने लाउडनेस से या फिर कितने सॉफ्टनेस से यानी धीरे या तेज़ बोलते हैं। पॉजेज़ क्या होते हैं, पॉजेज़ वो होते हैं जो हम वर्ड्स के बीच में लेते हैं या फिर फुल स्टॉप के दौरान या फिर कॉमा के दौरान, इन सारी चीज़ों को। अब हम मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब ये होता है जिसके लिए हम प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करके बोलते हैं, जिसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, जब हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो उसको इनफॉर्मल के अंदर ले लेते हैं। परसुएसिव क्या होता है, जब हम किसी को जैसे सेल्स के दौरान किसी को अगर हम कन्विंस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं परसुएसिव। इन्फॉर्मेटिव क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव जो होता है उसके अंदर हम स्पोक करते हैं अपने वर्ड्स को, इन्फॉर्मेशन को, ताकि दूसरे लोगों को हम एजुकेट कर सकें। अब हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीकर अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है ताकि वो इन्फॉर्म कर सके या फिर एंटरटेन कर सके लोगों को और उन्हें अपनी बातें समझा सके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग के 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब हमारे अपने बोलने के तरीके के बारे में हम कितने अश्योर हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से कन्विंस कर लेंगे या फिर अपने टॉपिक को बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लैरिटी क्या होती है, क्लैरिटी ये एक्सप्लेन करती है कि हमारे वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा है, क्लियर है, कॉन्साइज है। इस प्रकार से मतलब हम किस प्रकार से वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि सुनने वाले लोग उसको आसानी से समझ सकें। फ्लुएंसी ये बताती है कि हम किस प्रकार से बोल पाते हैं और ऑडियंस को हम किस प्रकार से अपने शब्द के साथ इंगेज रख पाते हैं। इसके लिए हम पॉजेज ले सकते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल स्पीकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल स्पीकिंग एक तरीका होता है जिसमें अपने थॉट्स को या इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे को पर्सनल या फिर डायरेक्ट तरीके से समझा सकते हैं। विजुअल स्पीकिंग के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कंटेंट। कंटेंट मतलब हम अपने किस प्रकार के टॉपिक और आइडियाज़ पर एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे बोलने का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है जिससे एक क्लियर मीनिंग ऑडियंस को जाए। और डिलीवरी क्या होता है, हम किस तरीके से अपने वर्ड्स को ऑडियंस के थ्रू मतलब ऑडियंस के सामने बोलते हैं। एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है ये। ऑडियंस अवेयरनेस क्या होता है, हमें नीड्स और रिएक्शन ऑफ लिसनर यानी उनके लिसनर यानी सुनने वालों को नीड और रिएक्शन को समझ करके अपने वर्ड्स को बोलना होता है जिससे वो सारी बातें आसानी से समझ सकें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम बिना बोले दिखाते हैं, या फिर वो फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, या फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज हो सकता है। काइनेसिस हमें ये बताता है कि बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट्स किस प्रकार से मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, या फिर वो स्पीकर हो या फिर वो लिसनर हो, दोनों के लिए। अब हम पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ वॉइस डायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिफरेंट फीचर जैसे कि पिच,
टोन, वॉल्यूम एंड स्पीकिंग रेट को इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल स्पीकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहले पिच आता है, ये बताता है कि हम कितनी तेज़ी से या कितने धीरे से अपने शब्दों को बोलते हैं, जिससे कि डिफरेंट मैसेजेस और इमोशंस को हम कन्वे कर पाएँ। टोन जो होता है वो हमारी क्वालिटी को बताता है कि हमारा शब्द बोलने का तरीका कैसा है, मतलब ऑडियंस को वो रिटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वॉल्यूम ये बताता है लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस, मतलब हमारे आवाज़ में ओवरऑल सॉफ्टनेस कितना है, जिस तरीके से ऑडियंस मैसेज हियर करेगी वहीं बता पाएगी। स्पीकिंग रेट ये बताता है कि हम कितनी तेज़ी से या कितने धीरे से शब्दों को बोलते हैं, मतलब 1.25x या फिर 1.5x पे बोलते हैं या फिर नॉर्मल रेट पे बोलते हैं। सबसे दो कंफ्यूजिंग है प्रॉक्सिमेसिक्स और क्रोनिमिक्स। इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं। प्रॉक्सिमेसिक्स को आप प्लेस से याद कर सकते हैं और पर्सनल स्पेस से, मतलब पर्सनल स्पेस किस प्रकार से फिजिकल डिस्टेंस या फिर पीपल को अफेक्ट करता है हमारे ओवरऑल कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्शन के दौरान। यहाँ पर कि क्रोनिमिक्स क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्लॉक यानी किस प्रकार से हमारे टाइम को परसीव करते हैं, मतलब जो स्पीकर है वो पंक्चुअल है या फिर पंक्चुअल नहीं है, वर्ड्स को वो पंक्चुअलिटी यानी टाइम पर स्पीक कर रहा है नहीं कर रहा है, ओवरऑल समरी को वो बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज ऐसे मेथड्स या फिर टेक्निक होते हैं जिससे कि हम अपने शब्दों या फिर अपने थॉट्स को ऑडियंस को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्लानिंग। ये एक्सप्लेन करता है कि हम अपने ऑडियंस को किस प्रकार से समझते हैं और उन्हें किस प्रकार का अपना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देना सही होगा और क्या अप्रोच सही होगा। प्रिपरेशन ये एक्सप्लेन करता है, जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार से प्रिपरेशन ये एक्सप्लेन करता है कि हम गैदर करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं उन मटेरियल को जो कि ऑडियंस को स्मूथ डिलीवरी के लिए मदद करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्सप्लेन सिंपली ये करता है कि हमने सब कुछ तो गैदर कर लिया, अब हम उसको इस प्रकार से अरेंज करें कि ऑडियंस को बेहतर तरीके से हम अपने इन्फॉर्मेशन को दे पाएँ, जिससे वो कन्विंस हो सकें या फिर जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उस स्पीच को दे रहे हैं वो हम एज ए रिज़ल्ट गेट कर पाएँ। फिर फाइनल स्टेप है डिलीवरी, जो ये एक्सप्लेन करती है कि हम अपने मटेरियल या फिर जो भी हमने गैदर किया, ऑर्गेनाइज़ किया, उसको अच्छे तरीके से बोल पाएँ या मतलब ओवरऑल एक्सप्रेस कर पाएँ, जिससे कि ये इंक्लूड करता है इंगेजिंग वॉइस और बॉडी लैंग्वेज को, ताकि ऑडियंस अच्छे तरीके से क्या हो सके, इन्फ्लुएंस्ड हो सके। सॉफ्ट स्किल के यूनिट 5 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप को हम एक एबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं जो कि शेयर्ड गोल्स के अचीवमेंट के लिए गाइड करता है और इंस्पायर करता है। लीडरशिप क्वालिटीज़, सबसे पहला है विजनरी, उसको गाइड और इंस्पायर करना चाहिए दूसरे लोगों को एक कंपेलिंग फ्यूचर डायरेक्शन में। फिर डिसीसिव, उसे टाइमली और बेहतर डिसीजन बनाना आना चाहिए। उसे एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी उसे इमोशंस सारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका समझना चाहिए। इंटीग्रिटी, उसको ऑनेस्टली काम करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स पर काम करना चाहिए हर एक डायरेक्शन में और हर एक एक्शन में। उसे कम्युनिकेटिव होना चाहिए, यानी कि उसे ईजिली अपने इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना आना चाहिए और वो क्या कर सके, अपने डायलॉग्स को, अपने स्पीचेस को ईजिली कम्युनिकेट करा सके। इम्पैक्ट्स ऑफ अ गुड लीडर, ये तो आता ही होगा। इसके बारे में हम बात करें तो गुड लीडर होगा तो टीम अच्छे से काम करेगी, सारे गोल को टाइम से अचीव कर पाएगी, टाइमली डिसीजंस लेगी और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, विच विल लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर के बारे में। सबसे पहला है क्लैरिटी, यानी कि वो जो भी मैसेज दे उसे ये इंश्योर करना होगा कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। एक्टिव लिसनिंग, यानी कि वो जब भी किसी को लिसन करे तो वो काफ़ी क्लोज अटेंशन पे करे और मतलब एक्टिवली उसको लिसन करे। एम्पैथेटी, यानी कि उसको बेसिकली क्या होना चाहिए, सारे इमोशंस को, थॉट्स को टीम मेंबर्स के अंडरस्टैंड करना चाहिए। फीडबैक क्या हो, वो जब भी फीडबैक दे या फिर रिव्यू दे तो उसे एक कंस्ट्रक्टिव और ऐसा फीडबैक देना चाहिए जो कि एक्शनेबल यानी कि अचीवेबल हो। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसे सारे इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट हो वो अपने ग्रुप में ईजिली और अच्छे तरीके से शेयर करना चाहिए। अब हम लिसनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लिसनिंग का मतलब होता है किसी को बहुत क्लोज अटेंशन दे करके सुनना, अपने थॉट्स और अपने इंटरप्शन, किसी प्रकार के इंटरप्शन के बारे में न सोचकर। अब हम रिस्पॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
रिस्पॉन्डिंग का सिंपल मतलब होता है रिप्लाइंग, यानी कि किसी के थॉट्स को सुनना और सुन करके उसके लिए रिप्लाई करना, ताकि ये शो करना कि हम उसके पॉइंट को समझ पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस के बारे में। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आप हैप्पी फील करें, सपोर्टेड हों और किसी प्रकार का स्ट्रेस आपके साथ न हो। मैनेजिंग स्ट्रेस का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें अलग अलग तरीके ढूंढना जिससे कि हम खुद को काम रखें और पेशेंस के साथ हैंडल करें डिफरेंट सिचुएशन को बिना किसी टेंशन के। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ 4H के बारे में। अवॉइड, जैसे कि नाम बताता है, ये बताता है कि हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को दूर रखना चाहिए और ऐसे तरीक़ों से बिल्कुल खुद को बचाना चाहिए जो कि अननेसेसरी हमारे लिए स्ट्रेस को इंक्रीज करें। आल्टर का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उन्हें अलग अलग तरीक़ों से डील करना ताकि हम उनको लेस चैलेंजिंग बना सकें और स्ट्रेस को डिक्रीज कर सकें एक लेवल तक। एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़्यादा ही बेकार है तो किसी काउंसलर या फिर किसी अपने बॉस से अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में शेयर करना ताकि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आसानी से कोप कर सकें। एडाप्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 3 एज काम नहीं आ रही हैं तो चौथे ए का यूज़ करना, यानी कि उस सिचुएशन के साथ खुद को फ्लेक्सिबल बनाना। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप PDF देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और सॉफ्ट स्किल यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसकी प्लेलिस्ट को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।